हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आपका चैनल आपका फिजिक्स अड्डा में सभी का स्वागत है। तो आज हम जो अपनी क्लास लेके आए हैं वो है 12th क्लास के लिए। और अब तक का पार्ट आप लोग पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़ा तो कोई टेंशन नहीं है, नया चैप्टर है, नई बातें होंगी, बस पिछली कुछ बातें आएंगी वो हम साथ साथ बता दें, डोंट टेक टेंशन। तो आज हमारा जो फिजिक्स की क्लास में एक नया मेहमान आया है, उस मेहमान का नाम क्या है? कैपेसिटेंस। यानी हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, तो इसका थोड़ा सा स्वागत कर लेते हैं। लो भाई, इसका वेलकम कर दिया है भाई, इज्जत के साथ बुलाओ थोड़ा, तभी तो अच्छे से समझ आएगा। किसी चीज को रिस्पेक्ट देंगे तभी समझ आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे। व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटेंस? पहले कैपेसिटेंस आया तो वहीं से देखो कि क्या, कौन सा प्राणी है, क्या नाम है इसका, इंट्रोडक्शन वगैरह, क्या इसकी शख्सियत है, तो वो पढ़ेंगे। कैपेसिटेंस। अब कोई भी बॉडी होती है तो उसकी एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकती है। हर बॉडी की अलग अलग कैपेसिटी होगी, यानी वो अलग अलग अमाउंट में चार्ज को स्टोर कर पाए, तो उस कैपेसिटी को ही क्या बोला गया है? कैपेसिटेंस। तो इट इज द capacity of a body to store charge। जो नए बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कैपेसिटी आपको पता है, अक्षमता कितनी उसके अंदर क्षमता है, तो ये उसकी बात हो रही है बेटा। अब अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। अब मैथमेटिकली ये देखा गया, नहीं पहले एक्सपेरिमेंटली देखते हैं। इट इज फाउंड दैट, जब अब बात हो रही है कि वो चार्ज को स्टोर करेगी, तो जब आप किसी बॉडी के ऊपर चार्ज डालते जा रहे हो, क्या करें, जब हम चार्ज डाल देंगे तो एक चीज देखी गई, जब हम इसके दोनों किनारों का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं तो उसकी वैल्यू में भी इंक्रीज मिलता है। तो क्या फाइंड आउट किया गया? इफ when charge is given to a body, its potential difference increases। गिवन जब दे रहे हैं तो इट मींस चार्ज को भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो दैट इज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, यानी जैसे आपने चार्ज दिया तो V की वैल्यू क्या हो, मीडियम में बढ़ती हुई मिली। तो जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो एक कांस्टेंट मिला, वेयर C इज ए कांस्टेंट, और इसको ही क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। C इज ए कांस्टेंट कॉल्ड, जिसे क्या बोला जाता है? कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि समझ आया। तो इस रिलेशन से इस कैपेसिटेंस का ओरिजिन हुआ। तो अब यहां से हम C को डिफाइन करेंगे, तो C का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? Q बाई V, यानी चार्ज बाई पोटेंशियल। क्लियर है? तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। तो इसकी सेकंड डेफिनेशन भी बन जाती है यहां से। अगर क्या है, किस किस का रेशियो है? चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इट इज द रेशियो ऑफ, सिंपल चीजें चल रही है बेटा, बिल्कुल बारीक बारीक सी, रेशियो ऑफ किस किस का? चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इतना ज्यादा डिफरेंस हो गया, तो ये हो गया चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। फर्दर हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि
अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ा है तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। अब अगर हमें देखें यूनिट पोटेंशियल बढ़ाना है, 1 वोल्ट बढ़ाना है, तो कितना चार्ज दोगे किसी बॉडी को, वही उसका क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस। दोबारा से समझते हैं, एक बॉडी है ये और एक बॉडी है ये, हमें दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना है। तो क्या दोनों का आप लोगों को साइज थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा, तो आपको ये भी फील हो पा रहा होगा कि अगर दोनों पे हमने 1 वोल्ट बढ़ाना है तो दोनों में जो चार्ज का अमाउंट देना पड़ेगा वो भी क्या होगा, अलग अलग। ठीक है, क्योंकि सेम मटेरियल प्लास्टिक बोल सकते हो तो बट बनी सेम है बट अमाउंट अलग अलग होगी, कैपेसिटी भी अलग अलग होगी। तो इफ इट इज आल्सो डिफाइंड एज, कौन सी डेफिनेशन बनती है, अमाउंट ऑफ चार्ज required to raise potential difference by unit। तो उसकी बात हम करते हैं कि अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना, यूनिट। तो 1 यूनिट बढ़ाने में आपको कितना अमाउंट चाहिए, तो ये भी इसकी डेफिनेशन, देखो कितनी आप लोगों को बातें पता चल गई। तो ये सारी इसकी डेफिनेशंस हो, क्लियर है। चलो चले अगली गली, यहाँ अभी कुछ बचा नहीं, जो सब था वो पढ़ लिया आप लोगों ने, अब नई बात पढ़ते हैं। अब अगली बात आती है इसकी यूनिट। यूनिट की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल होती है, एच सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो अगर चार्ज कितना ले लिया जाए 1 कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, तो इसकी जो कैपेसिटेंस है उसकी यूनिट बोला गया 1 कूलम पर यूनिट पर वोल्ट को 1 एफ से डिनोट करते हैं फैराड। क्या यूनिट होगी, फैराड। ठीक है, तो नाम इसका होगा फैराड। फैराड है, ये फ्रॉड नहीं है, कहीं कोई फ्रॉड लिख के अच्छे से। अगर एक बात और बेटा, अगर आप लोग पढ़ोगे नहीं तो खुद के साथ भी फ्रॉड करोगे, मेरे साथ भी, तो आप अच्छे से ईमानदारी से साथ साथ पढ़ते भी रहें। तो ये हो गई बेटा डेफिनेशन ऑफ 1 फैराड। देखो सिंपल है, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज is required to raise the potential। रेज की बात हो रही है तो रेज में ऑटोमेटिकली डिफरेंस की बात होगी, इंक्रीमेंट की बात होगी। द पोटेंशियल टू 1 वोल्ट, देन कैपेसिटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा, 1 फैराड। हो जाएगा, यस सर बिल्कुल हो जाएगा। तो ये थी हमारी कुछ एक बातें जो हमने पढ़ी, और कुछ स्मॉल यूनिट है तो नहीं, बट बता देते हैं, कुछ बच्चे बार बार दिक्कत करेंगे। ये वर्ड होता है माइक्रो के लिए, और माइक्रो आता है 10⁻⁻⁶, और ये होता है नैनो। वो गाड़ी वाला नहीं सर, 4 आदमी बैठ गए तो वही नीचे हो जाए, -9 पी पिको 12। कई बार इस म्यू को 2 बार रिपीट कर देगा, तो इसका मतलब 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁻ फिर से -6, और ये भी -6 है, तो 10⁻⁻12 होता है ये भी।
तो ये वैल्यूज हैं, यूनिट नहीं है। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इस तरीके से। पर कुछ बच्चे सर यूनिट मान देंगे हमको, तो लो मान लो मेरा क्या जाता है इसमें 13 घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। इसको रटोगे, सॉरी इसको याद करोगे ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि जरूरी नहीं हो कराटे के साथ ही लगा के दे, कुछ और भी चला जा सकता है। तो इसमें 13 घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। हम तो ज्ञान दे रहे हैं। नैनो 10⁻⁻9 फैराड 1 पिको फैराड। ये डबल इंजन लगा दिया, एक -6 दे रहा है, तो दोनों की मिलके -12 पावर चली जा रही है। वो जो सुनते थे ना कि शिमला जाना तो कितने इंजन सर, तो उसका सेंटेंस बनाते मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, कि तुम शिमला गए, इसका वो सेंटेंस बनाओ, तो आई गो एंड गो टू शिमला। तो बोला कि सर ऐसा, टीचर ने पूछा ऐसा क्यों कि सर शहर की ऊंचाई तो देखो 3 इंजन लगाने पड़ेंगे, गो एंड गो, तीनों इंजन लगा दिए। तो यहाँ पे भी डबल इंजन लगा रखा है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, जस्ट मजाक में, पर ये चीजें आप लोगों को काम आएंगी। तो हो गया होगा टाइप। तो ये था कैपेसिटेंस का थोड़ा सा जिक्र। अब पढ़ेंगे इसका डिटेल विस्तृत वर्णन। अब एक बात कहूं क्या इजाजत है? बिल्कुल सर इजाजत है, मेरी क्लास है तो मैं पढ़ाऊंगा बेटा। डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस छोटा सा टॉपिक है, इतू सा 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको नहीं आया तो क्या, फिर आपके 100 में से 99 कहां आपको बात से बार कर रहे हो, 35 आ जाए, 40 में भी खुश हैं। ऐसे नहीं होनी चाहिए आपकी थिंकिंग। डायरेक्ट हाईएस्ट पे अप्रोच करो, तब कुछ अच्छा गेन कर पाओगे। मोटिवेशन के साथ, एनर्जी के साथ पढ़ो बेटा। फिजिक्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, मुश्किल नहीं है, नहीं है, नहीं है। बट आपका एटीट्यूड, आपकी जो स्ट्रेटजी एग्जाम को लेके वो बेटर होनी चाहिए। आप लैक ऑफ प्रैक्टिस करते हैं, प्रॉब्लम यहाँ आती है। हमें उस चीज का पता नहीं, क्लास में पूरे साल हम क्लास वर्क थ्योरी रटते रहेंगे। क्वेश्चन पे फोकस करो ना, जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो वहां से आपको आइडिया आएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन हमें वहां पे डील करना है। और वही चीज आप जब यहाँ पे करके जाओगे, खुद अपने क्लासरूम में करके जा चुके होगे, तो वहां पे बिल्कुल घर जैसी फीलिंग आएगी। एग्जाम फेयर बिल्कुल नहीं होगा कि हाँ ये तो मैंने नॉर्मल घर पे पढ़ रखा था मुझे, तो फील्ड जरूरी है आप लोगों के लिए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ें। बाकी मैंने एक असाइनमेंट डाला भी था, जो नए बच्चे उनको बता दें। सेकंड इस चैप्टर का भी असाइनमेंट रेडी हो चुका ऑलमोस्ट, पर अभी नहीं डाल रहा। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा फिर डालूंगा, ठीक है? क्योंकि फिर मुझे सारे क्वेश्चन सॉल्व भी करवाने, कोई दिक्कत नहीं, कितना ही टाइम लगे। अब की बार मेरा टारगेट ये है कि जितना आप पढ़ के जाओ, कोई बच्चा 6 चैप्टर पढ़ता तो 6 से करके जाए कि फुल मार्क्स लेके आए। 8 किसी ने पढ़े तो 8 यूनिट पूरी की पूरी होनी चाहिए। जो 10 9 करके गया उसका फुल 100 ऑफ 100, ये एफिशिएंसी होनी चाहिए, तब आप लीड करके 100 पे जा सकोगे। और मैं चाहता हूं सीरियसली कि मेरे स्टूडेंट्स कुछ 95 प्लस 100 की रेंज में जाएं। तो आप पे डिपेंड करता है। तो आ जाओ आगे वापस। डायमेंशन, वेरी सिंपल कांसेप्ट, C is equal to Q by V। जल्दी से चार्ज की रिलेशन ढूंढ दो, क्या होती है? I is equal to Q by T। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ Q क्या हो जाना? करंट का, एम्पियर, टाइम का T, एंड V आप लोगों ने पढ़ रखा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब वर्क का आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज। Q का फिर से क्या आ गया? I इंटू टी। तो फोर्स के लिए M1 L1 T-2। मुझे भी आता है कि यहाँ पे L2 होता है डायरेक्ट वर्क का, पर अगर आपको याद है ठीक है, अदरवाइज फोर्स का एक फॉर्मूला याद रखो डायमेंशन में।
जस्ट मैं फोर्स से अलावा किसी की डिमांड ही नहीं करता। ये फोर्स का फॉर्मूला याद रखो, डायमेंशन सब हो जाएंगे आप लोगों के। डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है तो L, करंट के लिए A और T, तो कितना आ गया, सोल्व करो, m1 L2 T-3 A-1, पुट करो दोनों को, आ जाओ इधर सोल्व करेंगे तुम्हें। V, व्हाट डू यू मीन बाय V? V मीन्स हम और आप मिलके चलेंगे तब आगे बढ़ेंगे। तो वाह, इंग्लिश भी आ गई मैं थोड़ी सी। तो ये हो गया बेटा। तो देखो क्या हो गया, A1 एक यहाँ से 2, T एक T यहाँ से T की पावर 4, M की पावर -1। नॉर्मली हम क्या लिखते हैं इस ऑर्डर में, MLT स्टैंडर्ड ये माना जाता, तो ये लिखो। आप लोगों का आंसर आपके सामने है, शायद लेंथ ही बताया होगा बट रट्टा मारने से बेटर है। तो ये आप लोगों का हो चुका है। अब अगले टॉपिक पे हम मूव करते हैं। अब हम अलग अलग बातें पढ़ेंगे। कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। एक स्फेरिकल दिखने वाला कंडक्टर है, कैसा है, स्फेरिकल, जिसकी रेडियस है r। तो जब आप इस पे चार्ज दोगे, कोई इस पे दिया है चार्ज, हमने किया है चार्ज, कितना किया है चार्ज सर, क्यों कर दिया। तो अब हमने पढ़ा था कि चार्ज जब इसको दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इसका बढ़ेगा, तो कैपेसिटी इसकी ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू के साथ आपके सामने प्रेजेंट होगी। तो कंसीडर ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस, कितनी रेडियस, स्मॉल r, एंड गिव ए चार्ज, बेचारा है, अब इसके पास कुछ नहीं था, तो हमने इसको कुछ चार्ज दे दिया, गिव ए चार्ज क्यू टू इट। अब एक बात याद रखना, चाहे ये होलो है या सॉलिड, इस पे जो टोटल चार्ज निकल, जो नॉर्मली चार्ज बोलते हैं तो उसके टोटल चार्ज की बात करते हैं, यानी काट पीट के जोड़ घटा करके जो हमारे पास एक्स्ट्रा सरप्लस बच के आता है उसकी बात कर रहे होते हैं। तो वो हमेशा उसके सरफेस पे दिखेगा। तो आपको एक बात याद रखनी है कि चार्ज हमेशा क्या कंडक्टर के आउटर सरफेस पे लाई करता है। दिस चार्ज will appear on its outer ये बात कंडक्टर के केस में एप्लीकेबल होगी। अगर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है, जो पिछली क्लास में जिक्र हुआ था, या इंसुलेटर बोल सकते हो, तो वहां पे ये इफेक्ट अलग तरीके से होगा। वहां पे कंडक्टर की बात कर रहे हैं हमने क्या लिया है, कंडक्टर। तो दिस चार्ज विल अपीयर ऑन इट्स आउटर सरफेस आइदर इट इज होलो और सॉलिड। भिन्ने भीतर बन जाएगी तेरी सॉलिड बॉडी है। भाई हरियाणा से जुड़े, थोड़ा थोड़ा हरियाणवी संगीत, आजकल बहुत ज्यादा ही लॉकडाउन में संगीत सुन लेते हैं तो मूड भी फ्रेश रहता है, कुछ आदत भी हो गई गुनगुनाने की। तो आप भी पढ़ते रहें, गुनगुनाते रहें, साथ साथ फिजिक्स को भी गाते रहें।
अब चलते हैं आगे। हमें निकालना क्या है, कैपेसिटी। तो मैं स्टार्ट भी वहीं से करूंगा। We know that क्या जानते हो आप, C is equal to Q by V, हम लोगों ने पढ़ा था। नाउ पोटेंशियल at a distance R अब एक चीज देखते हैं, एक सेकंड रुके। अब हम एक चीज देखते हैं बेटा, वो आपको क्या ध्यान से देखना है, ये चीज देखो। जो ये चार्ज दिया है, ये इस पूरे स्फीयर को दिया था, यहाँ पे आप सेंटर में दिखाओगे तो आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। और ये पूरा का पूरा चार्ज इस स्फीयर के सरफेस पे फैल गया, क्लियर है। तो पोटेंशियल जो होगा ऑन एवरी पॉइंट ऑफ सरफेस, एवरी पॉइंट ऑफ स्फीयर, इज सेम। क्योंकि बेटा स्फीयर एक यूनिफॉर्म बॉडी होती है, यहाँ पे भी, 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 हर पॉइंट पे सेम है। क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस सभी का सेम होगा और यूनिफॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम होगा। क्लियर है। उस पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, and this potential at surface is, पोटेंशियल का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो पुट कर दो यूजिंग 2 in इक्वेशन 1, ये मैं इक्वेशन यहाँ छोड़ रहा हूँ, आप समझ जाए वैसे ही। V कैट C is equal to V को रखो Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसके ऊपर चला जाएगा नीचे से, तो कितना आया, तो ये चीज आगे बेटा निकल के, दिस इज रिक्वायर्ड कैपेसिटी, दिस इज कैपेसिटी of sphere of radius, यानी हमारे पास एक स्फीयर है, उसकी रेडियस r है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट वैल्यू आपको पता है, इनटू में रेडियस। ठीक है। फर्दर एक रिजल्ट और देखते हैं कि यहां से हम देख पा रहे हैं कैपेसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेडियस के। यानी एक छोटा स्फीयर है और एक बड़ा स्फीयर है, तो बड़े की रेडियस ज्यादा होगी, छोटे की कम, तो जिसकी रेडियस ज्यादा उसकी कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। तो इट्स इंप्लाइज लार्जर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, ये तो कॉमन सी बात है, लार्जर विल बी इट्स कैपेसिटी, लार्जर ही क्या होगी इसकी कैपेसिटी। या आप लोगों ने पढ़ रखा वाइस वर्सा, उल्टा, कि अगर स्मॉलर है तो स्मॉलर कैपेसिटी। तो एक क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर कि अगर हमारे पास दो स्फीयर हैं, एक स्मॉलर है एक लार्जर है, किसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, तो आंसर आता है जिसकी रेडियस ज्यादा। या इस तरीके से पूछ सकता है कि एक स्फीयर है, एक की रेडियस r है और एक की 3r है, तो किसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना नहीं पूछ रहा, सिंपली देखो 3r वाली बड़ी है तो उसकी कैपेसिटी
ज्यादा हो जाए। तो इस तरीके से हमें काम करना है, इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो हो जाएगा बेटा। अब बस एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, एक टॉपिक, फिर क्लास खत्म करेंगे। ज्यादा बड़ी में तो बोर हो गए तो, है ना? इतना ज्यादा मत अत्याचार करो गुरुजी, नहीं तो श्राप लग जाएगा। पढ़ दिया करो निकम्मो। तो अब अगला टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। इसका नाम है कैपेसिटर। ये आपको शायद नया लगे, बट आपने ये नाम सुन रखा होगा कंडेंसर। एक नाम सुन रखा होगा, स्पेलिंग में शायद ये आएगा कंडेंसर। तो ये नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, तो उसकी बात कर रहे हैं। एक सेकंड रुके बेटा। तो ये चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। कंडेंसर बेसिक नॉर्मल लैंग्वेज में इसी से निकल के आया, मतलब बताऊंगा दोनों में बारीक सा डिफरेंस है, एक ही चीज, तो भी आगे पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन की बात करें, एक अरेंजमेंट होती है, एन अरेंजमेंट टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। एक अरेंजमेंट जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए बनाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। ठीक है बेटा। तो हमें इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करना, और ये आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो लार्ज अमाउंट में होता है। तो लार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज इन स्मॉल स्पेस, और इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर रहा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी ये स्टोर करेगा। तो ये दोनों वर्डिंग आ चुकी है, फिर ये चीज जरूरी है। अरेंजमेंट टू स्टोर लार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज इन स्मॉल स्पेस इज कॉल्ड, उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। इस टॉपिक में मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो मैं आप लोगों को एक चीज डिस्कस करके दिखाता हूं। हमें एक प्लेट ले लेनी, प्लेट ए ले ली। अब इस पे आप एक्स्ट्रा चार्ज डेवलप, इस पे चार्ज डेवलप कर रहे हो, तुमने चार्ज भी डाल दिया, ये लोग भी चार्ज भी डाल दो। चीज समझनी है बारीकी से, ठीक है। अब इसकी कैपेसिटी फुल हो गई कि इस प्लेट पे इस सिचुएशन में हम और चार्ज नहीं डाल सकते, ठीक है। तो हमने एक प्लेट ली, उस पे चार्ज डाल दिया, तो हर बॉडी की एक लिमिट होती है कि एक लिमिट तक ये चार्ज को स्टोर कर सकता है या होल्ड कर सकता है। क्लियर है? अब मैं अगली बात आप लोगों को समझाऊंगा। अब एक न्यूट्रल प्लेट है, बी न्यूट्रल प्लेट, ठीक है। ये भी न्यूट्रल, कौन न्यूट्रल है। अब इस प्लेट को इसके नजदीक लेके आए तो एक इफेक्ट होगा, क्या? वो इफेक्ट हम देखेंगे। मैं थोड़ा सा ऐसे समझाता हूँ, हर अलग अलग डायग्राम हम बना लेते हैं। एक को मैं पहले यहाँ दिखा दूं। अब एक न्यूट्रल प्लेट को नजदीक लेके आए, इसको क्या लेके आना है? नजदीक लेके आना है। तो ये हमारे पास फिगर ए है, ये बी फिगर है, सी फिगर में ये नजदीक आ गई है।
अब जब ये नजदीक आई तो क्या इधर पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल में हमने पढ़ रखा है कंटेन्स इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। आप लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी न्यूट्रल चीज होती है उसमें इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, जानते हैं? बिल्कुल सर। अब आ जाइए आप, जब ये इसके नजदीक लेके आए ये प्लेट ए ये प्लेट बी, तो यहां होगा इंडक्शन। कौन सा प्रोसेस होगा? इंडक्शन। तो इंडक्शन ये कहता है कि पॉजिटिव इसके चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव वाले को तो अपनी तरफ खींच लेगा और पॉजिटिव वाले को दूर तक खींच देगा, बोले भाग इधर। तो ये हो गया और इस पे चार्ज डेवलप हो गया। क्लियर है? अब नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को क्या करने की कोशिश करेगा? कम करने की कोशिश करेगा। इस प्लेट का नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को कम करने की कोशिश करेगा और पॉजिटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जांपल आप देखो, चीजें समझते हैं ऐसा हो क्यों रहा है। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव, टोटल ओवरऑल अगर नेगेटिव पॉजिटिव में ऐड होगा तो टोटल चार्ज क्या हो रहा है? ओवरऑल ये इसके इफेक्ट को पॉजिटिव की वैल्यू को डिक्रीज करेगा, नेगेटिव में पॉजिटिव जोड़ोगे तो कम होगी वैल्यू पॉजिटिव वाली। जैसे +10 में -2 जोड़ा तो +8 बच गया, यस और नो? तो +8 के हिसाब से अब इसका पोटेंशियल बच जाएगा। चार्ज कम हो गया तो पोटेंशियल भी क्या होगा? कम। अब अगली बात क्या आती है? इसने एक टाइप से इसका नेट चार्ज कम कर दिया, एक्सचेंज कुछ नहीं किया, जस्ट इफेक्ट की बात कर रहे हैं। अब देखो इधर है पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव वाला इसमें मिल जाए तो 15 मिनट हो जाता है। क्लियर है? तो इसमें पोटेंशियल कितना होगा? ये उसके पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो चीजें समझ आई किस तरीके से एग्जांपल लिया हमने? तो नेगेटिव क्या करेगा? पोटेंशियल को डिक्रीज ए प्लेट के, और पॉजिटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। ये बात क्लियर हो? पर अब अगली बात आती है कि नेगेटिव वाला जो है नजदीक प्रेजेंट है और पॉजिटिव वाला दूर प्रेजेंट है। डिस्टेंस भी तो मैटर करेगा। वैसे तो ये भी 5 मिनट है, ये भी 5, दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाता। अगर कम ज्यादा होते तो बात बनती। ओवरऑल रिजल्ट 0 है ना, पर नेगेटिव नजदीक है तो ओवरऑल इस प्लेट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ओवरऑल कम हो जाएगा। क्या होगा? ओवरऑल कम, यस और नो? तो नई सिचुएशन हमारे पास ये निकल के आती है कि इस पे जगह बन जाएगी एक्स्ट्रा चार्ज ऐड करने। एक चार्ज इस पे हम और डाल सकते हैं। क्लियर है? यस और नो? आंसर होना चाहिए यस। इसको थोड़ा सा मैं और क्लियर कर देता हूं बेटा, प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, क्लासरूम में बहुत शैतानी करते थे, हम भी करते थे, आप लोग भी खूब करते होंगे। एक बेंच पे हम बैठे हुए हैं, ठीक है? एक बेंच हमारे साथ फ्रेंड्स का है। अब दो चीजें हैं, उस पे 3 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है? चलो 2 ही बैठा लिए और 2 इस बेंच पे हैं। अब मैं आगे बैठा हूं, मेरा फ्रेंड पीछे बैठा है, तो ओवरऑल हम क्या कर पा रहे हैं? और दोनों का काम यहाँ पे अपोजिट है। मैं उधर से इधर वाले एक को, उधर वाले चार्जर को खींचने की कोशिश कर रहा हूँ और जो फ्रेंड है वो उनको धकेलने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है? तो अब क्या होगा? क्योंकि मैं नजदीक था तो मेरा इफेक्ट थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो मैं उसके इफेक्ट को काउंटर करके कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट शो कर रहा हूं। तो उनका इफेक्ट क्या, मैं उनको थोड़ा सा लिटिल बिट इधर खींच पाऊंगा।
तो क्या उधर जगह नहीं बैठ गई कि पीछे से एक बच्चे को बैठाया जा सकता है, या एक बच्चा नहीं छोड़ो, पीछे से कुछ चार्ज हम डाल सकते हैं। सेम सिचुएशन चार्ज के साथ हो सकती है। ये मान लो कि दो फ्रेंड हमारे चार्ज हैं, दो इधर, मैंने खींचा आगे मेरे वाले चार्ज ने, और दूसरे वाले ने उसको धकेला, बट मैं नजदीक था, मेरा इफेक्ट ज्यादा था, तो थोड़े से इस तरफ खींच गए। तो थोड़े से इस तरफ खींचे तो पीछे से और चार्ज डालने की जगह बन गई, जो ये दिखा रहा है। क्लियर है? तो जब उस बॉडी पे और चार्ज डालने की जगह बन रही है तो उसका पोटेंशियल क्या इंक्रीज नहीं हुआ? तो आंसर होगा यस। तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, यानी उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये चीज हमारी हो रही है। सॉरी, पोटेंशियल नहीं बेटा, उसकी कैपेसिटी, एक्स्ट्रा चार्ज डाल रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है। तो इस तरीके से क्लियर है? तो हम ये देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट इधर हो रहा है, उसकी वजह से इस पे कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। तो फिर सोचा क्यों ना हम अगर किसी तरीके से इस वाले चार्ज को पूरा ही खत्म कर दें। मैंने सोच लिया कि अगर ये मेरा दोस्त उठ के भाग जाए तो मैं उनको और ज्यादा खींच सकता हूँ वेरी लार्ज अमाउंट में, क्योंकि उसका इफेक्ट तो बचेगा ही नहीं। मान लेते हैं कि उसका 4 है, मेरा 6, तभी तो 2 के हिसाब से खींचा। अगर वो होगा ही नहीं तो मेरा पूरा का पूरा इफेक्ट उनको खींचने में लगेगा। तो पीछे से कितने चार्ज आप डाल सकते हो, कितनी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो आप ये चीज सोच सकते हो। तो अगर आप इसको हटा दो तो कैपेसिटी बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ सकती है। और हटाने का एक तरीका होता है, आप लोगों ने पहले नाम सुना होगा, जिसने नहीं सुना उनके लिए बता देते हैं। वो हटाने का तरीका क्या है? हटाने का तरीका है कि एक वाली साइड अर्थिंग कर दो। अर्थिंग कर दी तो पीछे से काफी सारा चार्ज डालने की कैपेसिटी, चार्ज डाल सकते हैं, तो कैपेसिटी ज्यादा अमाउंट में बढ़ सकती है। तो हमारा काम ही क्या था प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटी में? कैपेसिटी ही तो बढ़ानी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा चार्ज ही तो स्टोर करवाना है। तो ये चीज आपको समझनी है। यस और नो? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल फ्रेश माइंड से एक बार देखो। एक सिंगल प्लेट ली, उस प्लेट पे हमने चार्ज डाला जितना डाल सकते हैं। अब उसके पास एक नजदीक न्यूट्रल प्लेट लेके आए तो इंडक्शन हो गया, एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव। अब नेगेटिव वाला तो कह रहा है, उसको क्या कर रहा है? खींच रहा है, शैतान बच्चा है। तो पॉजिटिव वाला कह रहा है पढ़ने दे, बैठा रहने दे। तो ये पॉजिटिव वाला धकेल रहा है, और नेगेटिव वाले के नजदीक होने की वजह से शैतानियों की पावर ज्यादा होती है, तो ये उसको थोड़ा सा खींच लेता है। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल की टर्म में बात करें तो ये पोटेंशियल को डिक्रीज करते हैं, ये बढ़ाते हैं। ज्यादा भावनाओं में ना आए, पोटेंशियल में बढ़ना है। तो पोटेंशियल डिक्रीज हो गया और इसकी वजह से इंक्रीज हो गया। तो ओवरऑल क्या हुआ? डिक्रीज। तो हम यहाँ से एक्स्ट्रा चार्ज इसमें डाल सकते हैं। अब हमने देखा कि नेगेटिव की वजह से यहाँ पे चार्ज डल रहा है, तो ये पॉजिटिव डलने नहीं दे रहा। तो इस पॉजिटिव को निकाल दें तो नेगेटिव का इफेक्ट काफी बढ़ जाएगा, तो जिसकी वजह से काफी चार्ज हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा हम अर्थिंग की हेल्प से कर पा रहे हैं। तो 4 डायग्राम आप साइड वाइज बनाए। प्रिंसिपल होगा, आप लिखना स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं बनाए। तो द वेरियस steps of it are shown as। इसको आप पेज के साइड में 1 2 3 4 इस तरीके से या दो दो करके बना सकते हो। ए ये है हमारा, बी में ये दोनों आएंगे, सी में ये और डी में ये। क्लियर है? अब इसी चीज को लिखना है, तो लिख दीजिए भाई। क्या सर आप क्या लिखवाओगे? चलो लिखवा ही देते हैं ताकि बाद में। तो देखो भाई, कंसीडर ए मेटालिक प्लेट
metal plate A and give charge to it until its potential becomes maximum। जब तक यानी कि उसकी कैपेसिटी फुल होगी, उस पे पूरा पोटेंशियल दे दिया। आगे अगर आप इससे ज्यादा देते हो, आफ्टर दैट चार्ज विल लीक टू एनवायरनमेंट में लीक हो जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटी हमने फुल कर दी। आप लोग फिगर ए में दिखा सकते हो। फिगर नाउ bring a neutral metal plate B near it। Figure B। अब क्या होगा? ड्यू टू इंडक्शन की वजह से नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज will induce on plate B। as shown in figure C। एंड आगे क्या लिखोगे? द नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव लिख लेते हैं, टेंड्स टू इंक्रीज द पोटेंशियल। एक मिनट रुकें। पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए whereas negative charge tends to decrease the potential of plate B। ये डिक्रीज करने की कोशिश करेगी। ठीक है, बट since negative charge is nearer to plate A, so overall there is an decrease हो जाएगा। वैसे मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है क्योंकि इंडक्शन में सेम होता है। यहाँ पे लिख लो इक्वल अमाउंट में होते हैं, इक्वल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। तो देयर इज अ डिक्रीज इन पोटेंशियल ऑफ किसका बेटा? प्लेट, ड्यू टू विच पोटेंशियल क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। सम एक्स्ट्रा charge may be given to plate E। तो क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा चार्ज दिया जा सकता। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में नाउ वी अर्थ द पॉजिटिव साइड of plate B
charge remains left, और ये क्या करेगा, which decreases the potential of plate A। आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, बेटा आप लोगों पे थोप नहीं रहा, बस कंसेप्ट समझा रहा हूँ, अपनी वर्डिंग यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और एक अच्छा स्टूडेंट वही होगा जो अपनी वर्डिंग लिखेगा। टीचर से बस आप आइडिया गेन करो, चीजें समझो, बाकी अपनी वर्डिंग में लिखो। पोटेंशियल ऑफ प्लेट A to large amount due to which a large amount of charge can be given to plate hence capacity of plate या तो बॉडी पूरे अरेंजमेंट ही है, बॉडी increases by a large value, तो उसकी कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, लार्ज वैल्यू में इंक्रीज हो जाती है। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो इस प्रिंसिपल पे काम करता है क्या, प्रिंसिपल का रामायण सुना दी, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। भाई रामायण बड़ा पवित्र ग्रंथ था, बड़ी पवित्र चीज है, तो ये बड़ा पवित्र टॉपिक है। क्या पवित्र टॉपिक, कोई बड़ा अच्छा है बेटा, अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो अच्छे से समझ पाओगे, काम की चीज है। पढ़ो फिजिक्स में, विजुअलाइजेशन किया हो, चीजों को समझा लो। किताब में इतनी लाइनें नहीं है जो एक टीचर विजुअलाइज करके आपको समझाता, आप अपनी विजुअलाइजेशन भी क्लियर करें। तो ये तो था बेटा, अगर प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर 3 मार्क्स में आ जाए तो ये, अगर 1 मार्क्स में आ जाए तो ऐसे नहीं लिखना, आपको ब्रीफ डेफिनेशन लिखनी है। 1 सेकंड रुके बेटा। तो ओवरऑल हमने क्या देखा, इन ब्रीफ कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर can be increased, कैसे, by bringing it near a neutral earth conductor। तो क्या लेके आए, बेसिकली ए प्लेट को हम एक न्यूट्रल अर्थ कंडक्टर के पास ही तो लेके आए हैं। जैसे इसके पास लेके आओगे तो उसकी क्या है, कैपेसिटी बढ़ सकती है। तो यही हमारा क्या है, बेसिक। अगर 1 मार्क्स में आता है तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, 3 मार्क्स में तो पूरा डिटेल में लिखना, ये इसका कंक्लूजन है। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये कैपेसिटी हो गई बेटा। टाइप्स पे आ जाइए। डिपेंडिंग अपॉन इससे पहले एक डेफिनेशन बचती है, कंडेंसर। जब इन प्लेट्स के बीच में डाई इलेक्ट्रिक फिल कर दिया जाता है, क्या फिल कर दिया जाता है, डाई इलेक्ट्रिक, तो ये अरेंजमेंट क्या बन जाती है, कंडेंसर। तो एन अरेंजमेंट
जब उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं तो हमारी वो बन जाएगी, एक सेकंड बेटा, ठीक है। तो एन अरेंजमेंट टू स्टोर चार्ज filled with an dielectric is called condenser। उसे क्या बोलते हैं बेटा? कंडेंस। एक चीज और बता रहा हूं, बेसिकली एयर भी क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, तो सिर्फ दो मेटल प्लेट के बीच में एयर भी है तो वो भी हो जाता है, बट हम अलग मेटेरियल यूज करते हैं तो वो आप अलग डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल भी यूज कर सकते हैं कंडेंसर बनाने के लिए। अब टाइप पे आ जाए। फर्स्ट स्फेरिकल कैपेसिटर और कंडेंसर। जैसे स्फेरिकल में कैसे देखने को मिलेगा, एक और दो, इस तरीके से अरेंजमेंट होगी। सॉरी, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल में दो सिलेंडर मिलेंगे आपको कोएक्सियल, तो इस तरीके से, ठीक है। और जो हमारा फैंस में यूज होता है ये यूज होता है, आप देख सकते हो, जो व्हाइट कलर का होता है तो ये शेप का होता है। थर्ड जो हमारी वाटर मोटर होती है उसमें भी देख सकते हो, तो इस तरीके से सिलेंड्रिकल। थर्ड हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं, अगर ये जैसे हमारे पास इस तरीके से बुक्स के बीच में ये दो पैरेलल प्लेट दिख रही हैं, इस तरीके से अगर ले तो पैरेलल प्लेट बन जाएगा। तो ये थे बेटा कैपेसिटर के बारे में। आगे अगली क्लास हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। 3-4 क्लास में चैप्टर जैसे ही खत्म होता है फिर असाइनमेंट में काम करेंगे। तब तक के लिए आप इस टॉपिक को बार-बार अच्छे से रिपीट करके चाहे परमानेंट आपके माइंड में डाल लें, अच्छे से चीजों को समझें। इसी उम्मीद के साथ हम भी मेहनत करें, आप भी करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपको समझ आ रहा है, कुछ गेन कर पा रहे हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। अगर आप नहीं कर पा रहे बेटा फिर कोई बेनिफिट नहीं है। मेरा इतना ही मकसद है कि बच्चा जो सीख रहा है उसको कुछ सीखने को मिले। तो एट द लास्ट बी सेफ, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।